नमस्कार दोस्तों। क्या भावनाएं हमारी सोच में बाधा डालती हैं या वे हमारी समझ और निर्णय क्षमता को गहराई देती है। सदियों से दर्शन शास्त्र और विज्ञान इस सवाल से जूझते रहे हैं, लेकिन प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डामासियो इस किताब में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं भावनाएं और अनुभूतियां न केवल हमारे मस्तिष्क की उपज है, बल्कि वे हमारी मानवता की जड़ है। लुकिंग फॉर स्पिनोजा सिर्फ विज्ञान की किताब नहीं है, यह हमारी मानव प्रकृति को समझने की यात्रा है। डामासियो हमें बताते हैं कि हमारी हर सोच, हर निर्णय और हर नैतिक मूल्य के पीछे भावनाएं की बहुत सबसे मूलभूत शक्ति है। उन्होंने इस विचार को समझाने के लिए 17वीं सदी के महान दार्शनिक बारुख स्पिनोजा के दर्शन का सहारा लिया है। स्पिनोजा का मानना था कि मन और शरीर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो रूप है। यही विचार डामासियो आधुनिक न्यूरोसाइंस के माध्यम से साबित करते हैं। इस किताब में डामासियो बताते हैं कि भावनाएं और अनुभूतियां दो अलग अलग चीजें हैं। भावनाएं हमारे शरीर के स्वचालित प्रतिक्रिया है, जैसे डर लगने पर दिल का धड़कना या खुशी में मुस्कान आ जाना। अनुभूतियां इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं की चेतन अनुभव है, यानी जब हम डर या खुशी का एहसास होता है, वह अनुभूति कहलाती है। लेखक के अनुसार हमारी भावनाएं सिर्फ महसूस करने तक सीमित नहीं है, वे हमें निर्णय लेने, नैतिकता तय करने और संस्कृति विकसित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, खुशी हमें किसी चीज़ को दोहराने के लिए प्रेरित करती है, जबकि दुख हमें गलती सुधारने का संकेत देता है। इसी तरह सहानुभूति, शर्म, गर्व और अपराध बोध जैसी सामाजिक भावनाएं समाज को संगठित और नैतिक बनाए रखती है। इस किताब में डामासियो एक और महत्वपूर्ण विचार रखते हैं, होमोस्टेसिस। यह हमारे शरीर की वह क्षमता है जो हमें संतुलित और जीवित रखती है। भावनाएं इस प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि वे हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है जो हमारे अस्तित्व और भलाई के लिए जरूरी है। लुकिंग फॉर स्पिनोजा का सबसे रोचक पहलू यह है कि यह विज्ञान और दर्शन को जोड़ती है। स्पिनोजा ने सैकड़ों साल पहले कहा था कि भावनाएं हमारी सोच से अलग नहीं है, बल्कि हमारी सोच की नींव है। आज न्यूरोसाइंस यह दिखा रही है कि उनका यह विचार कितना सटीक था। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकारना सीख जाए, तो हम न केवल अपने मन और शरीर के बीच का रिश्ते और बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक अधिक संवेदनशील, नैतिक और अर्थपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकारना सीख जाए, तो हम न केवल अपने मन और शरीर के बीच का रिश्ता बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक संवेदनशील, नैतिक और अर्थपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। संक्षेप में, लुकिंग फॉर स्पिनोजा हमें यह समझने में मदद करती है कि खुशी और दुख जैसी अनुभव केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि जीववैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी है। यह किताब हमारे भीतर झांकने, अपने अनुभवों को समझने और यह जानने का निमंत्रण है कि आखिरकार हमें मानव क्या बनाता है। यह किताब सिर्फ मस्तिष्क या कार्यप्रणाली की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा, हमारी नैतिकता और हमारे अस्तित्व की कहानी है। लुकिंग फॉर स्पिनोजा हमें यह भी सिखाती है कि हमारी भावनाएं कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 1, इंटरिंग फीलिंग्स, भावनाओं में प्रवेश। किताब के पहले अध्याय इंटरिंग फीलिंग्स में एंटोनियो डामासियो हमें इस किताब के सबसे मूलभूत और फिर भी सबसे रहस्यमय अनुभव, भावनाओं और अनुभूतियाँ की दुनिया में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर हमें समझना है कि हम कौन हैं, क्या सोचते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भावनाएं क्या है और वे कैसे काम करती। डामासियो बताते हैं कि भावनाएं हमारी जिंदगी की शुरुआती से हमारे साथ होती है। जन्म के तुरंत बाद शिशु रोता है, भूख लगने पर चिड़चिड़ा होता है और गोद में लेने पर शांत हो जाता है। ये सभी शरीर और मस्तिष्क की स्वचालित प्रतिक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह प्रतिक्रिया और जटिल हो जाती है।
और इन्हीं से हमारी अनुभूतियाँ जन्म लेती है, यानी भावनाओं की चेतन अनुभूति। लेखक के अनुसार भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, जैसे कि पारंपरिक रूप से माना जा गया है। वे केवल क्षणिक प्रतिक्रियाएं हैं, बल्कि हमारे जीवन रक्षा तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। डर हमें खतरे से दूर करता है, घृणा हमें विषैले पदार्थों से बचाती है, और खुशी हमें सकारात्मक अनुभव को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हर भावना के पीछे एक जैविक उद्देश्य छुपा होता है। डामासियो यहाँ एक महत्वपूर्ण भेद पर भी जोर देते हैं। भावनाएं शरीर की स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं, जो बिना हमारी इच्छा के होती है। उदाहरण के लिए डर के समय दिल का तेज धड़कना। अनुभूतियाँ इन प्रतिक्रियाओं की चेतना जागरूकता है, यानी जब हमें यह एहसास होता है कि मुझे डर लग रहा है, वह अनुभूति है। वे बताते हैं कि इन दोनों का बीच का रिश्ता गहरा है। भावना शरीर की भाषा है, जबकि अनुभूति उसी भाषा का मानसिक अनुवाद। इसलिए भावनाएं हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करती हैं, और अनुभूतियाँ हमें उस अनुभव को समझने और भविष्य के निर्णय में उसका उपयोग करने में सक्षम बनाती है। अध्याय में डामासियो कई वैज्ञानिक उदाहरणों और वास्तविक घटनाओं के माध्यम से दिखाते हैं कि भावनाएं तर्क का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे मजबूत करती है। जब हमारे पास भावनात्मक संकेत नहीं होते, तो हमारा निर्णय कमज़ोर हो जाता है। ऐसे मरीज जिनके मस्तिष्क का भावनाओं वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, वे साधारण निर्णय भी नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास अब यह भावनात्मक मार्गदर्शन नहीं होता है। अंत में डामासियो कहते हैं कि भावनाओं और अनुभूतियों ही हमें मनुष्य बनाती है। वे हमारी चेतना, पहचान और अनुभूतियाँ हमें अनुभव को समझने और भविष्य के निर्णयों में उसका उपयोग करने में सक्षम बनाती है। अध्याय में डामासियो कई वैज्ञानिक उदाहरणों और वास्तविक घटनाओं के माध्यम से दिखाते हैं कि भावनाएं तर्क का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे मजबूत करती है। जब हमारे पास भावनात्मक संकेत नहीं होते, तो हमारा निर्णय लेना कमज़ोर हो जाता है। ऐसे मरीज जिनके मस्तिष्क का भावनाओं वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, वे साधारण निर्णय भी नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास अब यह भावनात्मक मार्गदर्शन नहीं होता। अंत में डामासियो कहते हैं कि भावनाएं और अनुभूतियाँ ही हमें मनुष्य बनाती हैं। वे हमारी चेतना, पहचान और सामाजिक व्यवहार का आधार हैं। इन्हें समझना केवल मस्तिष्क को समझना नहीं है, बल्कि मानव के जीवन का सार को समझना है। पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि भावनाएं केवल महसूस करने की चीज़ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मूल उपकरण है। वे हमारे निर्णयों क्या मार्गदर्शन करती है, हमारे अनुभवों का अर्थ देती है, और हमें हमारे अंदर की दुनिया से जोड़ती है। अध्याय 2 ऑफ अपेटाइटिस एंड इमोशन, इच्छाएं और भावनाएं। दूसरे अध्याय में एंटोनियो डामासियो भावनाओं की जड़ों को और गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि हमारे सभी भावनाएं अचानक उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उनका स्रोत हमारे भीतर मौजूद एक बुनियादी शक्ति है, इच्छाएं। यह इच्छाएं ही हमारे व्यवहार की दिशा तय करती है, और भावनाएं उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। डामासियो बताते हैं कि इच्छा जीवन के लिए सबसे प्राथमिक संकेत है। भोजन की भूख, प्यास, नींद की जरूरत, सुरक्षा की चाह और प्रजनन की प्रवृत्ति, ये सब ऐसी जैविक इच्छाएं हैं जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती हैं। हमारे शरीर और मस्तिष्क में ऐसे सिस्टम विकसित हुए हैं जो इन इच्छाओं को पहचानने और जब वे पूरी नहीं होती, तब एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, और यही प्रतिक्रिया भावनाओं का रूप लेती है। उदाहरण के लिए, जब हमें भूख लगती है और भोजन नहीं मिलता, तो हम चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस करते हैं। यह भावना हमें भोजन खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह जब हमें खतरा महसूस होता है, तो डर हमें भागने या बचाव करने के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार भावनाएं केवल अनुभव नहीं है, बल्कि जीवित रहने की रणनीतियाँ हैं। डामासियो कहते हैं कि इच्छाएं और भावनाएं केवल एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही प्रतिक्रिया के दो पहलू हैं। इच्छाएं शरीर की गहराई से आती हैं, जबकि भावनाएं उन इच्छाओं की पूर्ति या बांधा पर शरीर की प्रक्रिया करती है।
यही कारण है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो हमें आनंद और संतोष मिलता है। इसी तरह जब हमें खतरा महसूस होता है तो डर हमें भागने या बचाव के लिए तैयार करता है। इस प्रकार भावनाएं केवल अनुभव नहीं है बल्कि जीवित रहने की रणनीतियाँ है। रामास्यो कहते हैं कि इच्छाएं और भावनाएं एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही प्रतिक्रिया के दो पहलू हैं। इच्छाएं शरीर की गहराई से आती है जबकि भावनाएं उन इच्छाओं के पूर्ति और बांधा पर शरीर की प्रतिक्रिया है। यही कारण है कि हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो हमें आनंद और संतोष मिलता है। जब वे विफल होती है तो हमें दुख, निराशा और गुस्सा महसूस करते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि भावनाएं केवल व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी जरूरी है। जैसे प्रेम और जुड़ाव की भावना हमें रिश्ते बनाने के और बनाए रखने में मदद करती है। सहानुभूति और करुणा जैसी भावनाएं सामाजिक सहयोग को संभव बनाती है। इसी तरह अपराध बोध और शर्म हमें नैतिक सीमाएं सिखाती है। डामासियो एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, होमोस्टेटिस। यह हमारे शरीर का वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो संतुलन बनाए रखने में काम करती है। इच्छाएं इस संतुलन को बनाए रखने का संकेत देती है और भावनाएं हमें उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए प्यास होमोस्टेटिस में कमी का संकेत है और पानी पीने की इच्छा हमें उस पुनर्स्थापित करने में मदद करता है। अध्याय के अंत में लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इच्छाएं और भावनाएं हमारे विकास के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। इन्हीं ने हमें पर्यावरण के अनुकूल ढलने, समस्याओं को सुलझाने और एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम बनाया है। अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि भावनाएं केवल मानसिक प्रक्रियाएं नहीं है बल्कि हमारी गहरी जैविक इच्छाओं का विस्तार है। वे हमें जीवन जीने, संबंध बनाने और संतुलन बनाए रखने में दिशा में आगे बढ़ाती है। इच्छाओं बीज है और भावनाएं उसी बीज में उगा हुआ पेड़, दोनों मिलकर ही मानव जीवन की जड़ बनता है। अध्याय 3 फीलिंग्स। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो भावनाओं से एक कदम आगे बढ़कर उनके सबसे गहरे और मानवीय रूप अनुभूतियों की खोज करते हैं। वे बताते हैं कि यदि भावनाएं हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं हैं तो अनुभूतियां उन प्रतिक्रियाओं की चेतन पहचान और अनुभव हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे अनुभूतियां हमारी चेतना, पहचान, निर्णय क्षमता और जीवन के अर्थ को आकार देती हैं। डामासियो कहते हैं कि जब कोई भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है, जैसे डर, गुस्सा, खुशी या दुख, तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस तेज होती है, चेहरे के भाव बदलते हैं। लेकिन यह सब तब तक केवल शारीरिक परिवर्तन है जब तक हमारा मस्तिष्क इसे पहचान कर उसे अर्थ नहीं देता। जब हमारा मस्तिष्क इन शारीरिक संकेतों को समझता है तो हम उन्हें महसूस करते हैं, तभी वे अनुभूति बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी खतरे के सामने आते हैं तो हमारा दिल तेज धड़कने लगता है, तो यह भावना है। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि मुझे डर लग रहा है, तब यह अनुभूति है। अनुभूतियाँ भावनाओं की ये अगली और उच्चतर अवस्था है। वे हमें हमारे आंतरिक अनुभवों के प्रति जागरूक करती हैं। डामासियो बताते हैं कि अनुभूतियाँ केवल वर्तमान अनुभव नहीं है बल्कि वे हमारे अतीत और भविष्य से भी जुड़ी होती है। जब हम किसी पुराने दुखद अनुभव को याद करते हैं और फिर से वही दर्द महसूस करते हैं तो यह अनुभूति ही है। इसी तरह भविष्य की किसी संभावना के बारे में सोचकर घबराहट महसूस करना भी अनुभूति है। इसका मतलब है कि अनुभूतियाँ समय और चेतना से गहराई से जुड़ी होती हैं। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि अनुभूतियाँ ही हमें स्वयं की भावना देती है। जब हम महसूस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि मैं हूँ। बिना अनुभूतियों के हमारी चेतना एक खाली ढांचे की तरह होगी। यही कारण है कि अनुभूतियाँ हमारे अस्तित्व की जड़ हैं। डामासियो यह भी बताते हैं कि अनुभूतियाँ हमारे निर्णयों और नैतिकता को आकार देती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि निर्णय से लिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे हमारी अनुभूतियों से गहराई से प्रभावित होते हैं। किसी काम के लिए प्रति
अच्छा या बुरा महसूस करना ही हमें उसके करने या ना करने के प्रति प्रेरित करता है। अध्याय में अंततः में लेखक कहते हैं कि अनुभूतियाँ ही वह जगह है जहाँ शरीर और मन मिलते हैं। वे हमारे जैविक अस्तित्व को हमारे मानसिक अनुभवों से जोड़ती है। यही कारण है कि उन्हें समझे बिना हम न मनुष्य को पूरी तरह समझ सकते हैं, न ही उनकी चेतना को। अध्याय 3 हमें यह सिखाता है कि अनुभूतियाँ केवल भावनाओं का एहसास नहीं है, बल्कि हमारी चेतना, पहचान और निर्णय क्षमता की नींव है। यह हमें यह जानने में मदद करती है कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। भावनाएं हमें प्रतिक्रिया देना सिखाती है, लेकिन अनुभूतियाँ हमें स्वयं को समझना सिखाती हैं। अध्याय 4 एवर सिंस फीलिंग। इस अध्याय में डमासियो बताते हैं कि जैसे ही मनुष्य ने अनुभूतियों को महसूस करना और पहचानना शुरू किया, उसके जीवन, व्यवहार और सभ्यता में गहरा परिवर्तन आ गया। अनुभूतियाँ केवल हमारे अंदर होने वाले जैविक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि वे हमारे स्मृति, संस्कृति, संबंध और नैतिक मूल्यों की आधारशाला बन गई। डमासियो समझाते हैं कि अनुभूतियाँ के आने के बाद मानव मस्तिष्क न केवल वर्तमान में प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और अतीत और भविष्य के बारे में भी सोचने लगा। जब हम केवल दर्द महसूस नहीं करते, बल्कि यह भी याद रखते हैं कि किसी कारण से दर्द हुआ और भविष्य में उसे कैसे बचा जा सकता है। इसी तरह खुशी केवल क्षणिक अनुभव नहीं रह गई, बल्कि एक लक्षण बन गई है, कुछ ऐसा जिसे पाने के लिए हम अपनी ज़िंदगी को आकार देते हैं। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी। जैसे जैसे अनुभूतियाँ जटिल होती गई, मनुष्य ने सहानुभूति, करुणा, गर्व, शर्म, अपराध बोध और प्रेम जैसी उच्च भावनाएं विकसित की। ये सामाजिक भावनाएं ही हमें समूह में रहने, सहयोग करने और नैतिक नियम बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अपराध बोध हमें गलत काम से रोकता है, जबकि गर्व हमें सही काम को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। डामासियो इस अध्याय में भी बताते हैं कि अनुभूतियाँ ने हमें संस्कृति और सभ्यता बनाने में मदद की है। कला, धर्म, साहित्य और दर्शन, ये सभी मानव की गहरी अनुभूतियों से उत्पन्न हुई। दुख, प्रेम, भय और आशा जैसी भावनाएं को व्यक्त करने की कोशिश ने ही हमें कहानियाँ सुनना, कविता लिखना और चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि नैतिक कानून और सामाजिक नियमों भी हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुई है। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि अनुभूतियाँ हमें स्वपरिचय देती है। हमारी यादें और अनुभव भावनाओं से रंगे होते हैं, और यही भावनात्मक रंग हमारी स्वयं की भावना को गहराई देती है। जब हम अपने अतीत को याद करते हैं, तो केवल घटनाएं ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी अनुभूतियाँ भी लौटती हैं, और यही हमें यह महसूस कराती है कि मैं कौन हूँ। डामासियो के अनुसार अनुभूतियों के विकास ने मनुष्य को चयन और योजना बनाने की क्षमता दी। अब हम केवल प्रतिक्रियाशील जीवन नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपनी भावनात्मक अनुभवों से सीखकर भविष्य के लिए निर्णय लेने वाली प्रणाली बन गए हैं। तो दोस्तों, अध्याय 4 हमें यह दिखाता है कि अनुभूतियाँ आने के बाद मनुष्य न केवल महसूस करना ही नहीं सीखा, बल्कि याद रखना, सीखना, योजना बनाना और साझा करना भी सीख लिया। इन्हीं अनुभूतियों ने हमें सामाजिक, नैतिक और रचनात्मक बनाया। आज हमारी सभ्यता, कला, संस्कृति और नैतिकता सबकी जड़ें उन अनुभूतियों में है जिन्हें हम लाखों वर्षों में विकसित कर किया है। अध्याय 5 बॉडी, ब्रेन एंड माइंड। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो मानव अस्तित्व के 3 मूलभूत घटकों शरीर, मस्तिष्क और मन के गहरे संबंधों को बताते हैं और समझाते हैं। वे पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं, जिनमें मन को शरीर से अलग माना गया है। डामासियो का मानना का तर्क है कि तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही जैविक तंत्र के हिस्से हैं, जो मिलकर हमारी चेतना, भावनाएं और पहचान बनाती है। सबसे पहले वे बताते हैं कि शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं और अनुभूतियों की उत्पत्ति का केंद्र है। शरीर में होने वाले बदलाव
ही मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं और वही संकेत हमारी अनुभूतियों का आधार बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें डर लगता है तो हम सबसे पहला हमारा शरीर प्रतिक्रिया देता है। दिल तेज धड़कता है, मांसपेशियां तनाव में आ जाती है। इसके बाद मस्तिष्क उन बदलावों को पहचान कर डर का अनुभव पैदा करता है। इसके बाद आता है मस्तिष्क, वह जटिल प्रणाली जो शरीर से मिलने वाले सभी संकेतों को प्रोसेस करती है। मस्तिष्क एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है, लेकिन यह शरीर से अलग नहीं है। शरीर से आने वाले डेटा के बिना मस्तिष्क कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। इसी तरह मस्तिष्क भी शरीर को नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि किसी परिस्थिति में कौन सी प्रक्रिया दी जाए, हार्मोन्स कैसे रिलीज हो और ऊर्जा कहाँ तक खर्च हो जाए। फिर आता है माइंड, जो शरीर और मस्तिष्क के सहयोग से उत्पन्न हुआ है। डामासियो कहते हैं कि मन कोई जादुई सत्ता नहीं है, बल्कि यह शरीर और मस्तिष्क में लगातार संवाद का परिणाम है। जब मस्तिष्क शरीर की परिस्थिति में जागरूकता में बदलता है, जब मन का जन्म होता है, यही मन हमें सोचने, कल्पना करने, योजना बनाने और आत्मा चेतना विकसित करने में सक्षम बनाता है। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि मानव इसी त्रिकोणीय संबंध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनाएं शरीर से शुरू होती हैं, मस्तिष्क द्वारा संसाधित होती है और मन द्वारा सचती जाती है। बिना शरीर के मस्तिष्क के पास कोई डेटा नहीं होगा और बिना मस्तिष्क के शरीर के बदलावों को कोई अर्थ नहीं मिलेगा। इसी तरह बिना मन के हम उन भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे और न ही उन्हें अनुभव कर पाएंगे। डामासियो पारंपरिक ड्यूअलिज्म, मन और शरीर को अलग मानने वाली सोच को गलत बताते हैं। वे कहते हैं हमारी चेतना और पहचान शरीर, मस्तिष्क और मन की एकीकृत प्रतिक्रिया से बनती है। इन तीनों को अलग अलग नहीं समझा जा सकता क्योंकि वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि शरीर, मस्तिष्क और मन अलग अलग इकाई नहीं है, बल्कि एक ही जैविक प्रणाली के 3 पहलू हैं। शरीर अनुभव देता है, मस्तिष्क उसे अर्थ देता है और मन उसे चेतना में बदलता है। इन तीनों के तालमेल से ही हम महसूस करते हैं, सोच सकते हैं और स्वयं को मैं कह सकते हैं। यही एकीकृत दृष्टिकोण हमें समझाता है कि मनुष्य केवल एक सोचने वाला मस्तिष्क नहीं, बल्कि एक महसूस करने वाला जीवित शरीर है। अध्याय 6, अ विजिट टू स्पिनोजा। इस अध्याय में एंटोनियो डामासियो हमें 17वीं सदी के महान दार्शनिक बारूक स्पिनोजा के विचारों की दुनिया में ले जाते हैं। डामासियो बताते हैं कि आधुनिक न्यूरोसाइंस और भावनाओं में वैज्ञानिक अध्ययन में जो निष्कर्ष निकलते हैं, उनमें से कई स्पिनोजा ने दार्शनिक विचारों से मिलते जुलते हैं, जबकि स्पिनोजा ने ये विचार उस समय दिए गए हैं जब विज्ञान आज जैसा विकसित भी नहीं हुआ था। सबसे पहले डामासियो स्पिनोजा की जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हैं। स्पिनोजा एक स्वतंत्र विचारक थे जिन्होंने उस समय के धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं है, बल्कि प्रकृति, नेचर स्वयं है और मनुष्य उसी प्रकृति का एक हिस्सा है। उसका दर्शन इस विचार पर आधारित था कि मनुष्य की भावनाएं और व्यवहार भी उसी प्राकृतिक नियमों के अधीन है जिन्हें के अधीन भौतिक संसार चलता है। डामासियो बताते हैं कि स्पिनोजा की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है क्वांटस। इसका अर्थ है हर जीवित प्राणी के में अपनी अस्तित्व को बनाए रखने और बढ़ाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। यह विचार आधुनिक जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनुरूप है, जहाँ हर जीव के अंदर होमोस्टेसिस यानी आंतरिक संतुलन बनाए रखने की स्वचालित प्रक्रिया होती है। यह वही तंत्र है जो हमें भूख लगने पर खाना खाने, खतरे पर भागने और आनंद महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। स्पिनोजा ने हमें यह भी कहा है कि भावनाएं हमारे जीवन का बाधा नहीं है, बल्कि वे हमारे अस्तित्व की रक्षा करने वाले मार्गदर्शन हैं। आनंद वह संकेत है जो बताता है कि हमें अपने अस्तित्व को विस्तार दे रहे हैं, जबकि दुख यह संकेत है कि हमारा अस्तित्व खतरे में है। डामासियो के अनुसार यह विचार आधुनिक न्यूरोसाइंस से पूरी तरह से मेल खाता है। भावनाएं वास्तव में शरीर और मस्तिष्क का तरीका है हमें यह बताने का कि हमें
जीवित रहने की मदद करता है और क्या नहीं। स्पिनोजा ने तर्क और भावनाओं को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना। उनका मानना था कि तर्क हमें अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित रखने में मदद करता है, ताकि हम अपने कॉन्टस को सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सकें। डामासियो इस दृष्टिकोण को सराहना करते हुए आज भी भावनाओं और बुद्धि को एकीकृत तरीके से देखना जरूरी है, क्योंकि निर्णय लेने, नैतिकता और व्यवहार के पीछे दोनों की भूमिका होती है। अंत में डामासियो कहते हैं कि स्पिनोजा का दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने जो विचार 300 साल पहले दिए वे आज भी वैज्ञानिक निष्कर्षों से मेल खाते। भावनाएं कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की बुनियादी और मनुष्य तभी विकसित हो सकता है जब वह अपने शरीर, मस्तिष्क और भावनाओं को एक ही जीव विज्ञान निरंतरता से के हिस्से के रूप में समझे। तो दोस्तों, इस अध्याय में डामासियो दिखाते हैं कि स्पिनोजा के विचार आधुनिक विचार से कितने गहराई से जुड़े हैं। कॉन्टस भावना की उत्पत्तियों और तर्क भावना में संतुलन जैसे सिद्धांत बताते हैं, और भावनाएं केवल मानसिक अनुभव नहीं बल्कि जीवित रहने और उत्कर्ष का मूल आधार है। स्पिनोजा की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसका एक सक्रिय हिस्सा है, और भावनाएं उसी प्रकृति की बुद्धि की भाषा है। अध्याय 7, हुज देयर, कौन है वह? किताब के अंतिम अध्याय हुज देयर में एंटोनियो डामासियो मानव स्वचेतना और पहचान की जटिलताओं को खोज करते हैं। यह अध्याय हमारी सबसे गहरी अनुभूतियाँ और भावनाओं के माध्यम से यह सवाल उठाता है कि मैं कौन हूँ और मेरी चेतना की शुरुआत कहाँ से होती है। डामासियो बताते हैं कि हमारी पहचान और मैं की भावना केवल दिमाग में जन्म नहीं लेती, यह शरीर, मस्तिष्क और अनुभूतियों को लगातार संवाद से विकसित होती है। जब हमारा मस्तिष्क शरीर के बदलाव को समझता है और उनका अनुभव हमें चेतना के रूप में होता है, तभी हमें अपनी स्वयं की अनुभूति होती है, अर्थात भावनाएं और अनुभूतियां हमारी चेतना की नींव है। लेखक इस अध्याय में उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि जब मस्तिष्क का भावनात्मक हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है तो व्यक्ति अपनी पहचान, निर्णय क्षमता और सामाजिक व्यवहार में समस्याएं अनुभव करता है। ऐसे लोग तर्क करने में सक्षम होते हैं। डामासियो यह भी बताते हैं कि हमारी चेतना केवल वर्तमान अनुभव तक सीमित नहीं है। अनुभूतियाँ हमें अतीत की यादों और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ती है। जब हम किसी घटना को याद करते हैं तो केवल तथ्य ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं भी लौटती हैं। इसी तरह भविष्य के बारे में सोचते समय हमारी अनुभूतियाँ हमें संभावित परिणामों का एहसास कराती है। यह प्रक्रिया हमें समय के साथ अपने अस्तित्व और पहचान को व्यापक अनुभव देती है। अध्याय में यह भी समझाया गया कि हमारे मैं की भावना केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी निर्मित होती है। सहानुभूति, प्रेम, अपराध बोध और शर्म जैसी भावनाएं हमें दूसरों के दृष्टिकोण से जोड़ती है। यही अनुभव हमें समाज में उचित व्यवहार, नैतिक निर्णय और सहयोग के लिए सक्षम बनाता है। डामासियो निष्कर्ष में कहते हैं कि हुज देयर का उत्तर केवल मस्तिष्क या मन नहीं है, यह जीवित प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मस्तिष्क और भावनाएं मिलकर हमें मैं हूँ की अनुभूति देते हैं। हमारी चेतना और पहचान हमारे जैविक प्रक्रियाओं, अनुभूतियों और सामाजिक अनुभवों का संयुक्त परिणाम है। तो दोस्तों, अध्याय 7 हमें यह सिखाता है कि हमारी पहचान, चेतना और स्वयं में की अनुभूति हमें केवल दिमाग का काम नहीं है। शरीर, मस्तिष्क और अनुभूतियाँ मिलकर ही हमें स्वयं के अस्तित्व का एहसास कराती हैं। हमारी भावनाएं, अनुभव और सामाजिक जुड़ाव मिलकर हमें मानव बनाते हैं, और यह हमें सवाल पूछने की क्षमता देते हैं, मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, जब हम एंटोनियो डामासियो की किताब लुकिंग फॉर स्पिनोजा में सफ़र से लौटते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य केवल सोचने वाला प्राणी नहीं है बल्कि महसूस करने वाला और अनुभव करने वाला जीव है। यह किताब हमें समझाती है कि हमारी भावनाएं
चाहे वह खुशी हो, दुख हो, भय हो या प्रेम, केवल क्षणिक अनुभव नहीं है, वे हमारे अस्तित्व, निर्णय, सामाजिक व्यवहार और सभ्यता का आधार है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, भावनाएं और अनुभूतियां मानव चेतना की नींव है। पहले अध्याय में इंटरेस्ट फीलिंग में दमासियो ने दिखाया कि जीवन की शुरुआती प्रक्रिया जैसे रोना, भय और संतोष हमारे शरीर में जन्म लेती है। ये भावनाएं न केवल हमारी रक्षा करती है बल्कि हमें निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। चैप्टर 2 एपेंडिटिस एंड इमोशन में लेखक बताते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा की चाह या प्रजनन प्रवृत्ति भावनाओं का स्रोत है। ये इच्छाएं हमें जीवन के लिए प्रेरित करती है और भावनाएं हमें उस दिशा में सक्रिय बनाती हैं। आनंद और दुख जैसी भावनाएं हमें यह संकेत देती है कि हम अपने अस्तित्व और भलाई के लिए सही रास्ते पर है या नहीं। चैप्टर 3 फीलिंग्स में डामासियो ने इसे आगे बढ़ाया और कहा कि जब हम भावनाओं को महसूस करते हैं तभी वे अनुभूतियाँ बनती हैं। अनुभूतियाँ हमें हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच के संवाद की चेतना देती है। यही अनुभूतियाँ हमें मैं हूँ की भावना और स्वचेतना देती है। चैप्टर 4 एवर सिंस फीलिंग में लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य ने अनुभूतियों को विकसित किया, हमने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में से भी जटिलता और गहराई पाई। कला, साहित्य, धर्म और नैतिकता की नींव हमारी भावनाओं की और अनुभूतियों की निगाह है। चैप्टर 5 बॉडी, ब्रेन एंड माइंड में डामासियो स्पष्ट करते हैं कि शरीर, मस्तिष्क और मन अलग नहीं है। शरीर अनुभव देता है, मस्तिष्क उन्हें अर्थ देता है और मन उन्हें चेतना में बदलता है। इन तीनों के तालमेल से ही हमारी चेतना और पहचान विकसित होती है। चैप्टर 6 अ विजिट टू स्पिनोजा में लेखक स्पिनोजा के दर्शन से जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि जीवन को बनाए रखने और बढ़ाने का उपकरण है। स्पिनोजा का कॉग्निटस और आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों यह सिद्धांत करने के लिए हमारी भावनाएं और अनुभूतियां ही हमें जीवित रखने, सीखने और विकसित होने में मदद करती हैं। अंतिम चैप्टर 7 उस देयर हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि मैं कौन हूँ। डामासियो बताते हैं कि हमारी पहचान केवल मस्तिष्क की उपज नहीं है, यह शरीर, मस्तिष्क और अनुभूतियाँ में लगातार संवाद का परिणाम है। हमारी चेतना और स्वयं में हमारी भावनाओं और अनुभवों से आकर लेते हैं। मुख्य संदेश 1 भावनाएं और अनुभूतियां ही मानव चेतना की नींव है। शरीर, मस्तिष्क और मन एकीकृत है और इनका तालमेल ही हमारी पहचान बनाता है। खुशी, दुख, भय और प्रेम जैसी भावनाएं केवल मानसिक अनुभव नहीं बल्कि जीवन और अस्तित्व के लिए आवश्यक उपकरण हैं। 4 सांस्कृतिक नैतिकता और सभ्यता हमारी भावनाओं और अनुभूतियों का परिणाम है। इस किताब का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह हमें सिखाती है कि भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को समझने और उनसे सीखने तो हम न केवल अपने भीतर संतुलन पा सकते हैं बल्कि यदि हम अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को समझें और उनसे सीखें तो हम न केवल अपने भीतर संतुलन पा सकते हैं बल्कि अधिक संवेदनशील, नैतिक और अर्थपूर्ण जीवन भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि हम मिलकर उस ज्ञान और को समझे सकें। यदि आप ऐसी और बुक समरी और ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।